नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये। अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वार वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है। असल में ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान असल में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, वो असल में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उन्हें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को स्पष्ट है कि असल में वीडियो ट्रांसमिशन आता है। ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। इसको ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जहां पर ये दोनों फ्लाइट्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। यह एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बरमुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहां पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का ये एरिया है जहां पर यह लाई करता है। बरमुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपास काम करना बंद कर गया। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई थी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहां से शुरू होती है ये मिस्ट्री, और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिनका 18वीं और 19वीं सदी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बरमुडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से, विंसेंट एच गदीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल, और यह पहली बार था जब बरमुडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसीज जो पिछले कई दशकों में हुई थी, इस बरमुडा ट्रायंगल में उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गईं, कई फिल्में बनाई गईं, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर।
कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का 1ONF द बिगेस्ट और 1ONF द फास्टेस्ट शिप्स जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया। तो ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज, बाल्टीमोर। वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था। शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त, लेकिन यह जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से यह गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की 1ONF द बिगेस्ट शिप्स, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है? अगर यह घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नाम और निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था इस शिप के ऊपर, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा, जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास, अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था। सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला ना कर दिया जाए पायरेट्स के द्वारा, जो सामान छीन कर भाग जाए। तो ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीजें थी उस जहाज के अंदर सही सलामत थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं, पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नाम और निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए? क्या हुआ उनके साथ कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसे ही सही सलामत था। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसके ऑनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो रिनेमिंग मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की करी मेटा में इस जहाज को भी रिनेम करके मेटा कर दिया गया बाद में। है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है इसे ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियां हिस्टोरिकली काफी पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन ढंग से उन्हें वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सच जानना पॉसिबल नहीं होता, उन कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड या अर्बन लेजेंड्स। और बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है बरमुडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ बरम्यूडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होता है जिन्होंने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्र इस तरीके से है कि ये सारे विमान, जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीब और गरीब हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, थोड़ी का जो असल में नॉर्थ पोल है
और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। कंपास लिकिंग जो असल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि असल में जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है आगोनिक लाइंस। वैसे ये आगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200 से 300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बरमुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है, ये अंदर रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में कि यह बरमुडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको देखेगा कि यह जो बहामाज हैं, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास ये कितना टर्कोइज कलर का दिखने लग रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ ये ऐसा समुद्र का एरिया है जहां पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। अब देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है और यह एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज जो यहाँ पर आते थे वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से। हिडन शोल्स, अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते थे समुद्र के नीचे जहां पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी तो वो बाहर से दिखते नहीं थे। जहाज जब उनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते हैं। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा 1 ऑफ द हाईएस्ट दुनिया में। अगर आप देखोगे दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे यूसे है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसे एरिया में लाई करता है। और यूसे में सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो इसी एरिया में ही है। तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती हैं मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बॉयंसी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गया। वैसे जब नमक ज्यादा होता है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो फ्लोट करना चीजों के लिए और आसान बनता जाता है। जैसे कि डेड सी में, जिसे मैंने व्लॉग भी बनाया था अगर आपको याद हो। एक आम इंसान जो समुद्र में डूब जाए वो डेड सी पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीज रिवर्स में हो रही है अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है। यह हाइपोथाइज किया गया है कि अगर मीथेन की एरप्शंस होती हैं पानी के अंदर, मड वॉल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है, पानी के अंदर वॉल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है उनसे, जिसकी वजह से अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी बिना किसी वार्निंग के और पता तक नहीं चलेगा उसके बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं बरमुडा ट्रायंगल को लेकर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन वाली चीज की वजह से हुई हूं। ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एक्सिस्ट करती है, होती है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। 5 भी एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद करो आपके परिवार में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं पर जाते हैं तो जो गाड़ी आपने नई खरीदी है वो आप ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये गाड़ी तो सड़कों पर और दिखने लग रही है, हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ियां खरीदने शुरू कर दिया है। यही वाली एग्जैक्ट असलियत में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सड़कों पर ज्यादा बदली नहीं है, पहले भी उतनी ही कॉमन थी, वो अभी भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद ली तो आपने ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया उस चीज को। यही चीज बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है।
ये बात सच जरूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बरमुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में, कई समुद्रों में ऐसे ही जहाज और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बरमुडा ट्रायंगल नहीं मौजूद था। इसका एक बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल हो सकता है वो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट हो। वो तो बरमुडा ट्रायंगल में गायब नहीं हुए, क्योंकि असल में बात यह है, लोगों ने जब बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने तब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बरमुडा ट्रायंगल में हो रही थी, और जो बरमुडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थीं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कुश, जिन्होंने किताब लिखी द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो भी इसी सोल्यूशन पर निकाल कर आए। उन्होंने कहा, शुरुआत में कई ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असली में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की जो कहानी मैंने आपको बताई उसे ऐसी ही एक कहानी बताया जाता है। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बरमुडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं। जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस ह्यूमेन बरमुडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हो बरमुडा ट्रायंगल में बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतनी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस ह्यूमन बाकी समुद्र के एरियाज में भी देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है कि कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बरमुडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। यानी यूएसए की कोस्ट गार्ड इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक एरिया है बरमुडा ट्रायंगल। इन्होंने कहा, द फैक्ट दैट द एरिया विद इन द बरमुडा ट्रायंगल इज हेवीली ट्रैफिक्ड कुड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बरमुडा ट्रायंगल की एरिया है, यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजारता है जहाजों का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ ये घटनाएं होने के। Pair that with the fact that the Bermuda Triangle is often swept by hurricanes in the presence of Gulf Stream, it is not hard to see why ships might occasionally sink there. इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि इस एरिया में ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहाँ का पानी ज़्यादा शैलो है, तो आपको सीधा सीधा बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे इन ज़्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने जब अपनी डिटेल स्टडी कंडक्ट करी थी 2013 में वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग, तो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स में बरमुडा ट्रायंगल की एरिया आता तक नहीं था। सिंपली कहे तो इन सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बरमुडा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं था। और अगर आप पूछोगे, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो जो देखा था कि आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा है, वो क्या था फिर? उसका भी एक सिंपल से साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।